हेलो बच्चों, आज हम करेंगे स्पर्श भाग 1 गद्य खंड के अंतर्गत कीचड़ का काव्य, जिसे लिखा है काका कालेलकर ने। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को क्या करना है पता है ना? जी हाँ, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं यानी कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी आप तक पहुंच जाएगा और आप घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कीचड़ का काव्य। कीचड़, जी हाँ, जिससे हम सभी दूर भागते हैं, लेकिन उसमें भी आकर्षण होता है, एक अपनी शोभा होती है, जिसकी अनुभूति को कवियों ने काव्य का रूप दिया है। तो आइए देखते हैं लेखक ने क्या लिखा है कीचड़ के बारे में। बच्चों, रीडिंग एक अभिन्न हिस्सा है लैंग्वेज सब्जेक्ट का। मैं रीड करूंगी और साथ ही साथ जहाँ जरूरी होगा उसको विस्तार से बताऊंगी, और सेम इसी तरह से आपको भी रीड करते आना चाहिए। कीचड़ का काव्य। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया, परंतु बहुत ही थोड़े समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी ना गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ हो ही गया। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो सुबह के सौंदर्य को देख पाते होंगे, क्योंकि अक्सर लोग देर से सो के उठते हैं। सूर्य के उदय होने से पहले सूर्य की लालिमा, जो अपना एक अजीब प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरती है। संपूर्ण आकाश इस अनुपम सौंदर्य से भर जाता है, और ऐसे सौंदर्य को देखना सचमुच में अविस्मरणीय है। और फिर धीरे धीरे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। इट मीन्स सवेरा हो जाता है। कीचड़ का काव्य पाठ का आरंभ भी लेखक इसी सौंदर्य के साथ करना चाहते हैं। उनके अनुसार सूर्य के आगमन के संकेत पूर्व दिशा की अपेक्षा उत्तर दिशा में अधिक हैं। अर्थात सुबह के समय पूर्व दिशा की अपेक्षा उत्तर दिशा में अधिक लाली थी, परंतु धीरे धीरे वहाँ भी लालिमा की जगह श्वेत बादलों ने ले ली, और देखते ही देखते दिन का आरंभ हो गया। श्वेत पूनी मीन्स श्वेत रुई की तरह। लेखक कहते हैं कि हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने नहीं किया है। कीचड़ पर पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं। अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है। यथार्थ मतलब वास्तविक। किंतु तट स्थिता से सोचें। तट स्थिता मतलब निष्पक्ष होकर, जिसमें किसी का पक्ष न हो। लेखक कहते हैं कि यदि हम निष्पक्ष रूप से सोचें तो देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। वे कहते हैं कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। पुस्तकों के गद्दों पर, घरों की दीवारों पर, और यहाँ तक कि शरीर के कीमती कपड़ों के लिए भी हम कीचड़ जैसे रंग ही पसंद करते हैं। कलाभिक लोगों को भट्टी में पकाई हुई मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। कलाभिक मतलब जो कला के जानकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध
ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर वे के लोग खुश हो जाते हैं, पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। वार्म टोन मतलब छायाकार या फोटोग्राफर। लेखक कीचड़ की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि जब नदी के किनारे कीचड़ सूख जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वे कितने सुंदर दिखाई देते हैं, और जब गर्मी से उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ जाती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं, नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले एवं अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे ऐसे उनके पदचिन्ह यानी पैरों के निशान मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। कीचड़ में बने पक्षियों के पद चिन्हों के निशान यानी पैरों के निशान देखकर ऐसा लगता है, या फिर उन निशानों की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम अपना कारवां ले जा रहे हैं या फिर कारवां को ले जाने की इच्छा रखते हैं। कारवां मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश जाने का झुंड या व्यापारियों का झुंड, जिसे हम कारवां कहेंगे। लेखक कहते हैं कि फिर जब वह कीचड़ सूख जाता है और जमीन ठोस हो जाती है तो पशुओं के पैरों के निशान जैसे गाय, बैल, भैंस, पाड़े, बकरे आदि के पदचिन्ह अंकित हो जाते हैं। उसकी एक अलग शोभा होती है। और जब दो मदमस्त पाड़े, मदमस्त मतलब मस्ती में, अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महेश कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है यानी मालूम होता है। उन्होंने महेश कुल के युद्ध का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि कीचड़ यदि देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से भी तृप्ति ना हो, इतने से भी आपको संतुष्टि ना मिले तो सीधे खंभात पहुंचना चाहिए। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ एक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथे डूब जाएंगे ऐसा कहना न शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए। वे कहना चाहते हैं कि खंभात में इतना अधिक कीचड़ है कि उसमें हाथी तो क्या पहाड़ के पहाड़ डूब जाएंगे। कीचड़ की सुंदरता का वर्णन करने के बाद लेखक बताना चाहते हैं कि हमारा अन्न कीचड़ में से ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। तिरस्कार मतलब उपेक्षा और भान मतलब आभास। एक अजीब बात तो देखिए, पंख शब्द घृणास्पद लगता है जबकि पंकज शब्द सुनते ही कभी लोग डोलने और गाने लगते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूट पड़ते हैं। यहाँ पर कवि ने पंख और पंकज का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि पंख कीचड़ को कहते हैं, लेकिन उसी कीचड़ में जब पंकज यानी कमल खिलता है तो उसे सभी अपने मन में बसा लेते हैं, उसे देखकर खुश होते हैं। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांधकर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम।
यहाँ पर लेखक फिर से उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि हीरा और कोयला दोनों ही ज़मीन के गर्भ से निकलते हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। हीरे को हम तिजोरी में रखते हैं, उसको कीमती चीज़ मानकर, लेकिन कोयले को हम काला कोयला कहते हैं। उसी तरह से उन्होंने मोती और मातुश्री का उदाहरण दिया है कि मोती को तो हम गले में पहनते हैं और मातुश्री को हम गले में नहीं बांधते। और यही कि कवि ऐसी चीज़ों को जो सुंदर हैं, अच्छी हैं, उन्हें ही कविता का माध्यम बनाते हैं। तो इस तरह से यदि कवियों के साथ चर्चा की जाए तो उस चर्चा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनसे दूर रहना ही अधिक उत्तम है।